वेलकम टू द फाइनेंशियल लिटरेसी वेबिनार। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अर्न हलाल इनकम फ्रॉम शेयर मार्केट। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। Whatever I will teach or guide based on my experience only for the educational purpose. Introduction of Investo Halal. We will discuss overview of share market, how the stock market work, what is the stock exchange, why to invest, where to invest, requirements for investment in share market, Sharia perspective for share market, myths of stock market. The introduction of Investo Halal. Investo Halal एक प्लेटफॉर्म है जो हलाल इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको गाइड करता है और वो प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में अपने कम्युनिटी को गाइड करते हैं। क्यों स्टार्ट हुआ, उससे पहले वॉरेन बफेट का कोट है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। बहुत सारी कंपनियां साउथ में, एक रिपोर्ट आई थी 2018 में जो चीट फंड के नाम से काम करती थी, लेकिन लोगों के बीच में ऐसा बोलती थी कि ये हलाल इन्वेस्टमेंट है, जैसे हीरा गोल्ड, आईमे ग्रुप, एम्बिएंट फार्मा, आला वेंचर, ऐसे करके बुर्राक, बारका, वैश्मीरा, ऐसे करके अराउंड 25 कंपनियां साउथ में काम करते थे, स्पेशली कर्नाटका। और ये सारी कंपनियां मुस्लिमों से हम हलाल इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे हीरा गोल्ड की मैं एग्जांपल दूं तो जो लोग इंडिया में लोगों से बोलते थे कि ये गल्फ़ कंट्रीज़ में हमारा बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, वहाँ शॉपिंग मॉल में हमारे प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, तो इसलिए पैसा वहाँ से लेते थे। और जो गल्फ़ वाले लोग हैं उनसे बोलते थे कि इंडिया में शॉपिंग मॉल है, वो हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, तो उसके नाम पे वाटर प्लांट्स है, गोल्ड का हमारा कारोबार है, उससे लोग लेते थे। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली ये चीट फंड था। और इसमें होता क्या है कि नए लोग जुड़ते जाते हैं और नए लोग से जो इनकम आता है उसमें से कुछ परसेंटेज पुराने लोगों को मिलते जाता है। तो हमारे कुछ दोस्तों ने भी इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए थे, तो उनका हर मंथ चेक आ जाता था अराउंड 4 से 5% के बीच में। तो अगर ये समझिए कि अगर कोई 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको 4 से 5 हज़ार पर मंथ उसको आ रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि साल का 48%, 50%। तो अगर किसी को भी थोड़ी सी भी फाइनेंस की अगर नॉलेज होगी तो ऐसा समझेगा कि भाई कौन सी कंपनी ऐसी है जो साल में, 1 साल में 50% प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को दे रही है, फिर उसका कॉस्ट है, उसके अपने प्रॉफिट है। तो कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें 50% सब खर्चे छांट के साल में प्रॉफिट होता हो? ऐसा नहीं है। बैंक का इतना बड़ा कारोबार है, इतने एम्प्लॉइज हैं, इतना सेटअप है, इतने असेट हैं, इतना उनके पास पैसेज हैं, कैश हैं, तो वो आपको इंटरेस्ट ही सही 6 से 7%, 5% आपको देते हैं। लेकिन ये 50% कंपनियां दे रही थी। कितने लोगों ने अपने घर बेच के, 1-2 घर है तो एक घर बेच के लगा दिया कि चलो 25 लाख लगा देंगे तो हर महीना हमें 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख आएगा। उसी तरह करके लोगों ने पैसा उसमें लगाते गए। और ये हुआ कि जैसे इस कंपनियों का नए लोग जुड़ना कम होते गए, अब पुराने लोग ज़्यादा हो गए देने वाले, तो ये कंपनियां भागना शुरू करती हैं, क्योंकि वहाँ पे तो फंड कम हो जाता है। तो इसमें
ये फ्रॉड जो हुआ तो इसमें अराउंड 12,000 करोड़ का इसमें पैसा मुसलमानों का गया। और इसमें जो टोटल इन्वेस्टर थे अराउंड 18 लाख, यानी ये सारे मुस्लिम इन्वेस्टर थे। 18 लाख मुसलमानों, इतने नंबर ऑफ मुसलमान उसमें पैसा लगाए थे और ये 12,000 करोड़ रुपया मुसलमानों का चला गया। तो जब ये हमने पढ़ा तब मुझे लगा कि भाई फाइनेंशियल लिटरेसी में कुछ काम करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, कुछ भी पता नहीं है लोगों को। तो वहाँ से इन्वेस्टो हलाल स्टार्ट हुआ। तो अब चलते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। तो शेयर मार्केट समझ लें कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शेयर को बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है, ठीक है। तो शेयर मार्केट सोर्स है जो कंपनीज को फंड रेज करता है। यानी जैसे इसके थोड़े पहले मैं जाऊँ, 100 साल पहले, 150 साल पहले अगर कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट हुआ करता था उस टाइम में, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट किया करती थी और जो छोटे इनफरादी जो लोग होते थे तो 2-4 मिल के छोटे तजारत कर लेते थे। कोई शॉप खोल दिया, कोई बाग लगा दिया, तो इस तरह के वो लोग तजारत किया करते थे। तो उस वक्त पैसे की बहुत कम ज़रूरत थी क्योंकि उनका बड़ा प्रोजेक्ट नहीं हुआ करता था और जो बड़ी प्रोजेक्ट थी वो गवर्नमेंट किया करती थी या किंगडम होता था तो किंगडम अपने करते थे। लेकिन अभी क्या है कि अभी गवर्नमेंट से बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट प्राइवेट कंपनियां करती हैं। हज़ारों करोड़, लाखों करोड़ का उनका एक प्रोजेक्ट होता है। तो उतना पैसा कहाँ से आएगा उनके पास? तो वो जितना पैसा उनके पास रहता है और बाकी पैसा के लिए वो मार्केट में जाती है कि हमें वहाँ से पैसा मिल जाए। तो देखिए, कंपनियों को फंड रेज करने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो बैंक से जाएं और लोन ले लें, ठीक है, लोन। और दूसरा शेयर मार्केट में जाएं, ओके, शेयर मार्केट में जाएं और वहाँ से इन्वेस्टर से पैसा लें और उनको प्रॉफिट में से दें। लॉस हुआ तो लॉस वो भी बियर करेंगे। लेकिन ये बैंक वाला है तो बैंक वाला लॉस हो कुछ भी हो तो इंटरेस्ट आपको लेगा। तो इसलिए शेयर मार्केट्स कंपनियां प्रेफर करती है कि जो प्रॉफिट होगा उसमें से उसका भी हिस्सा होगा। तो यहाँ पे टेंशन नहीं रहती कंपनियों को कि हमारा लोन बढ़ रहा है, हमारा इतने का हम डेट में है, ठीक है। तो जब कंपनियां यहाँ जाती हैं तो जाने से पहले जो सेबी इसको रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, तो वहाँ पे लोग अपना एप्लीकेशन देते हैं। पहले का 3 ईयर का उनका पूरा रिकॉर्ड, कंपनियों का ऑडिट रिपोर्ट जमा करते हैं। तो वहाँ पे वो आईपीओ रेज करते हैं। तो यानी प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होने से पहले आईपीओ कहलाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। तो वहाँ से जब वो अपने इतने कुछ प्राइस फिक्स करते हैं कि इतना के इतना रेंज में हम इतना फंड लेना चाहते हैं और इतना शेयर में इशू करना चाहते हैं, तो उसमें जो बाई करता है तो आईपीओ लेता है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, अगर आईपीओ में खरीदा। और जब कंपनी लिस्ट हो गई, लिस्ट होने के बाद और कंपनी प्लेटफॉर्म पे स्टॉक एक्सचेंज पे चलने लगी तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मार्केट होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो हमारे लिए जो हलाल है वो सेकेंडरी मार्केट है। यानी जब लिस्ट कर गई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे, जैसे बीएससी हो या एनएससी हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो वहाँ पे हम उसका एनालिसिस करके हमारे शरिया पर्सपेक्टिव में आता है कि नहीं आता है तो हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है।
अब हम शेयर खरीदते हैं तो शेयर क्या होता है? शेयर मीन्स उस कंपनी का बिजनेस, ओके, ऑनरशिप, ठीक है। जितना आपका पैसा लगाते हैं वो स्मॉल पीस ऑफ ऑनरशिप ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब इसमें उतना हिस्से में आपका नफ़ा होगा, नुकसान होगा, तो उतना का आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए मार्केट में क्या होता है, एक बायर होता है, ठीक है, और एक सेलर होता है। तो जो बायर है वो हमेशा चाहता है कि हम अगर कोई चीज़ खरीदें ना, वो लो प्राइस में खरीदें, ठीक है, और बेचे तो हम उसको हाई प्राइस में बेचें, यानी प्रॉफिट में बेचें। बायर का ये टेंडेंसी होता है, लो पे खरीदे हाई पे बेचे। लेकिन जो सेलर है ना, वो ये चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे बेचें, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे बेचें, जो जिससे हम खरीदे हैं उससे ज़्यादा प्राइस में हम बेचें। तो अगर ये दोनों के बीच में जो भी पॉइंट पे एग्रीमेंट हो गया, उसको हम उस पॉइंट को, उस प्राइस को शेयर प्राइस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी है, बायर ज़्यादा होगा तो शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, बायर कम होगा तो शेयर प्राइस लेस हो जाएगा। कहीं भी है मार्केट में तो उतना ही चीज़ है ना, वो कंपनी का उतना ही शेयर है, उससे शेयर तो ज़्यादा बढ़ा नहीं है। तो इसलिए अब यहाँ देखते हैं कि आपके सामने ये एक फ़ोटो है, ये देखिए, ये भाई साहब कैसे कंप्यूटर के सामने सर पकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये न्यूज़ चैनल वाले क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर लॉस्ट ओवर 8.47 लाख करोड़ इन 3 डेज। निवेशकों को 3 दिनों में 8.47 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो गया, ठीक है ना, न्यूज़ चैनल। तो अगर कोई आदमी शेयर मार्केट को अगर नहीं समझता है तो वो क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा अरे इतना लाख करोड़ डूब गया, नहीं, इसमें शेयर मार्केट में हमें नहीं जाना है। लेकिन ऐसा होता है क्या? नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिखता है कि इन्वेस्टर रिच बाई 12 लाख करोड़, ठीक है। यहाँ लूज बताता है, यहाँ तेज़ी देखने को मिलता है ना। उसी तरह इतना 8.2 करोड़ का यहाँ लॉस हो गया, ठीक है। यहाँ आपका अलग 8.2 करोड़ का है, ये 2.21 लाख करोड़ लॉस हो गया, इतना 3 लाख करोड़ का फ़ायदा हो गया। ये क्या है? ये देखिए, ये न्यूज़ में ये तो चलते रहता है। शेयर मार्केट का, जैसे आप ऑयल कंपनियां हैं तो आप सुनते हैं ना कि ऑयल कंपनियों का प्राइस बढ़ गया, घट गया, तो इसका मतलब का थोड़ी है कि कंपनियां काम करना बंद कर देती हैं, नहीं ना। तो इसी तरह कोई भी जब मार्केट है तो उसका भाव बढ़ता घटता रहता है, ये मार्केट का टेंडेंसी है, ठीक है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, आप मोर देन 3 ईयर के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कंपनियां 3 साल में कुछ तो काम करती हैं, कुछ तो प्रोडक्ट डेवलप करती हैं, उसको सेल करती हैं, वो ग्रोथ करती हैं, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं जर्नी ऑफ सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या है? जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का टर्म है, जो 30 कंपनी है, जो हाई, इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट कैपिटल कंपनी है, 30 कंपनीज, उसको ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये इंडिया का सबसे बड़ी 30 कंपनीज का अगर लो में गई तो बोलता है सेंसेक्स लो हो गया, अगर हाई में गई तो बोलता है सेंसेक्स हाई हो गया, ठीक है। तो अब हम आपको जर्नी यहाँ से दिखाते हैं। आप यहाँ से देखें, ये 90-80 से, ठीक है ना, 90-80 से शुरू हुआ। उस वक्त सेंसेक्स का अगर वैल्यू देखें तो 100 रुपीज़ था, अराउंड 100 रुपीज़, ठीक है। और 90 में यहाँ देखें 1000 हो गया,
ठीक है। अब उसके बाद देखिए, आप ग्राफ देखते जाइए, है ना, ग्राफ ये जा रहा है। उसके बाद राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह कुछ उदारवादी नीति लेके आए तो उससे भी मार्केट ऊपर गया। उसके बाद हर्षद मेहता बहुत बड़ा स्कैम हो गया, फिर मार्केट डाउन गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद ब्लास्ट हो गया मुंबई में बीएससी बिल्डिंग में, फिर मार्केट नीचे गया, यहाँ देखिए। इसी तरह श्री अटल बिहारी वाजपेयी, यहाँ देखिए, यहाँ पे बने तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ कितना हो गया, 5000 पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजिकल बूम आ गया, मतलब कि जो भी आईटी सेक्टर की कंपनियाँ थी बहुत अच्छा की इस टाइम में, यहीं से उधार हुआ उनका, तो यहाँ पे बढ़ा। तब तक कि फिर इधर यूएसए में अटैक हो गया, है ना। फिर गुजरात का भी स्कैम हो गया खेतन पारित का, फिर नीचे गया यहाँ से। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट बन गई, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे चलता गया, सेंसेक्स अब 10,000 पॉइंट चला गया। तब तक सत्या में स्कैम हुआ, फिर यहाँ नीचे आ गया, है ना। फिर यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम का स्कैम हुआ, फिर थोड़ा नीचे आया। फिर यहाँ पे देखिए यूपीए अगर सेकेंड विन किया तो यहाँ गया, फिर करके मार्केट यहाँ पे आई जो नरेंद्र मोदी साहब आ गए। नरेंद्र मोदी साहब से मार्केट और ऊपर गया। तब तक मोदी साहब ने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, मार्केट फिर नीचे गया। फिर मार्केट ऊपर गया, तब तक जीएसटी इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन फिर भी देखिए आप, मार्केट ये बढ़ ही रहा है ना, कुछ भी हुआ थोड़ा देर के लिए होता है और मार्केट फिर नीचे आता है, फिर बढ़ता है। यानी अगर ये डाटा है तो 50,000 करोड़ का ये हो गया। यानी 90-80 में 100 था, अभी 20 में 40 साल में ये कितना हो गया, 50,000। यानी अभी के टाइम में कितना है, 2020 में अराउंड 60 पार कर गया है, 60 के आसपास है। तो अब बताइए, अगर उस वक्त कोई इसमें 100 रुपीज़ लगाया रहता तो आज के डेट में ये इसका 6000 टाइम्स बढ़ा होता। तो ये मार्केट है, मार्केट ऐसे ही बिहेव करता है, थोड़ा देर के लिए होगा लेकिन फिर जाएगा, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग नेशन है, इसका ग्रोथ तो होना है, ठीक है। अब बाई साइकिल एंड सेल साइकिल क्या होता है आप समझते हैं। जैसे ये बाई साइकिल है और ये सेल हुआ है, कैसे होता है इसमें। तो देखिए, एक तो आपको पता है कि बैंक अकाउंट होता है, ठीक है, और एक डीमेट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट, ये 3 अकाउंट आपको चाहिए, ठीक है। लेकिन बैंक अकाउंट आपके पास है, डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट आपको ओपन करना है, ये दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब बाई करना है तो कैसे होगा, आपके पास ये तीनों अकाउंट हो गए, तो बैंक से आप पैसा इन करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, खरीदना है तो, ठीक है। अब यहाँ से आप खरीद लिया जो भी शेयर आपने खरीदा, खरीदने के बाद उस शेयर का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आप यहाँ रखते हैं, डीमेट में रखते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं डीमैटेरियलाइज अकाउंट, ठीक है। तो डीमैटेरियलाइज अकाउंट में आप यहाँ स्टोर कर देते हैं। फिर कभी आपको सेल करना है 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल में, ठीक है, तो आप यहाँ आते हैं, डीमेट अकाउंट से निकाल के आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लाते हैं, ठीक है, और यहाँ सेल कर देते हैं। सेल करके आपको पैसा चाहिए बैंक में तो फिर आप बैंक में आउट कर देते हैं, और नहीं चाहिए तो फिर आप वो डीमेट पे पैसा रखते हैं, फिर उससे आप फिर बाई कर लेते हैं। तो इस तरह ये ट्रेडिंग का बाई एंड सेल साइकिल वर्क करता है। अब इन्वेस्टमेंट हमको क्यों करना चाहिए, वाई टू इन्वेस्ट। यहाँ पे एक कोट आप देखिए, वॉरेन बफेट का जो कोट है, द स्टॉक मार्केट इज ए डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंस टू द पेशेंस। यानी जो इम्पेशेंस है उससे पैसा ट्रांसफ़र होकर पेशेंस लोगों के पास जाए। तो हमें इन्वेस्ट करने के लिए अगर हम इनकम सोर्स नहीं है तो हम उसके लिए कर सकते हैं कि भाई कोई इनकम सोर्स हमें बढ़ाना है, ठीक है, वेल्थ क्रिएट करना है, या कोई फाइनेंशियल गोल है, कोई ड्रीम है,
गोल है, मैरिज करना है, बच्चों का एजुकेशन है, कुछ भी हो सकता है, हाउस बनाना है, रिटायरमेंट प्लानिंग करना है कि भाई हमें 60 साल क्यों काम करना, हम 40 साल में रिटायर करेंगे, हम 45 साल में इतना हो जाए या 50 साल में कि हम उसके बाद रिटायर करके बाकी के हम फ्रीडम हो जाए, हमारा काम चलता रहे। ये गेटिंग फाइनेंशियल फ्रीडम या स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस। अगर इतनी सारी में आपके पास कोई भी वजह नहीं है जिससे आप इन्वेस्टमेंट करें, अगर आपको लगता है नहीं है, फिर भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा सिर्फ इस वजह से, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है, अब इसके वजह से आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, आप इसको थोड़ा समझते हैं, इन्फ्लेशन को समझते हैं। इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई। ठीक है, अब आप देखें कुछ दिन पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले आप देखे होंगे कि एक कप टी का प्राइस कितना था, 1 रुपीज़ मिलता था। आज के डेट में 10 रुपीज़ का एक कप मिलता है। उस समय आप देखे होंगे, आप मार्केट जब जाते थे तो आपके पास जो थैला होता था वो फुल हो जाता था कम पैसों में। ठीक है, फिर पैसा बच भी जाता था। लेकिन आप अब अभी जाते हैं वेजिटेबल लाने, ग्रोसरी लाने मार्केट में, तो पैसा कम पड़ जाता है, फिर भी आपका थैला फुल नहीं होता है। क्यों? कि इन्फ्लेशन की वजह से वो प्राइस आपका हर चीज़ का बढ़ रहा है। तो अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में इन्फ्लेशन लगभग 30 से 40 साल का अगर रिकॉर्ड लिखें तो 6 से 7% बढ़ा है। ठीक है, तो अगर आप ये समझते हैं कि हमने बैंक में पैसा रख दिया, ठीक है, मान लीजिए हमने 10 लाख रुपया रख दिया है बैंक में या जो भी हो, हम सोच रहे 10 लाख रुपया हमारा है, ठीक है, 5 साल या 10 साल के बाद हम उसको यूज करेंगे कोई काम के लिए। तो आप समझते हैं कि 10 लाख रुपया को अगर 10 साल में 10 ईयर के बाद अगर यूज करना चाहते हैं तो उस समय इसका वैल्यू आधा हो जाएगा, यानी 5 लाख। ठीक है, 5 लाख कैसे होगा? देखने में तो 10 ही लाख होगा, लेकिन उसका वैल्यू में 5 लाख हो जाएगा। क्यों? कि अभी अगर 10 लाख का जितना सामान खरीदेंगे, मान लीजिए कोई भी सामान खरीदने गए तो 10 लाख का जितना खरीदेंगे, वही 10 साल के बाद उतना ही ये आपका वो सामान आपको आधा मिलेगा, यानी 10 लाख में वो सामान आपको आधा मिलेगा आज के हिसाब से। तो कितना उसका तो वैल्यू कितना हो गया? आधा हो गया। तो इसलिए वो हर साल घटेगा 6 से 7%, तो आधा होगा ही 10 साल में। तो इसलिए आप ये चाहते हैं कि हमारा ये पैसा नहीं घटे, इसका वैल्यू बरकरार रहे, तभी भी आपको इन्वेस्ट तो करना ही है। ठीक है, अब हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है? इक्विटीज़ जो शेयर मार्केट में है, इक्विटीज़ का मतलब क्या हो गया? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। पोस्ट ऑफिस का स्कीम होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, म्यूचुअल फंड होता है, ETF हो गया, रियल एस्टेट, फॉरेक्स, इंश्योरेंस, RBI बॉन्ड। लेकिन हमारे लिए जो है, जो भी ग्रीन से दिखाया गया है वही हमारे लिए कंप्लायंस है, वही हमारे लिए हलाल है अशरिया पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इक्विटी में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, ETF में कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी हमें देखना है शरिया पर्सपेक्टिव में, जो शरिया प्रिंसिपल है उसके हिसाब से कौन सा शेयर, इक्विटी में अगर जा रहे हैं तो इसमें कौन सा शेयर है, उसका तरीका है चेक करने का, वो देखना है। म्यूचुअल फंड है, ETF है, इस सारे में चेक करना है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये बोलें कि इसमें सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कौन सा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न देने की बात अगर आती है तो हमारा इक्विटी है। ठीक है, ये कम से कम आपको 12 से 15% तक, अगर लॉन्ग टर्म 20 साल 30 साल तक अगर जाएं तो इतना का CAGR, ठीक है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, उसके हिसाब से आपको ये इसमें मिल सकता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में उससे कम होगा, ETF में उससे कम होगा। रियल एस्टेट गोल्ड की बात है तो आगे हम देखेंगे, इसका एक डाटा है।
लेकिन रियल एस्टेट अगर एक स्टडी है एनसीआर रीजन का, ठीक है, लगभग 15 से 20 साल में, 15 से 20 साल में एनसीआर में रियल एस्टेट जो है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, तो उसका रिटर्न 2% CAGR से बढ़ा है, ठीक है। और जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, उसका रिटर्न अराउंड 6 to 7% CAGR से बढ़ा है, ठीक है। तो अब आप देख ले शेयर और इसके मुकाबले में किसका रिटर्न ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा कि शेयर मार्केट में आप मिनिमम से मिनिमम अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं, 100 रुपये से भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन रियल एस्टेट में आपको 30 लाख 40 लाख जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एडवांटेज है। अब देखिए आपके सामने एक ग्राफ है जो लगभग 200 साल का है, ठीक है। क्योंकि हम अभी डेवलपिंग नेशन है, तो ऑलरेडी जो डेवलप नेशन हो गया है उससे हम लोग उससे कंपेयर करके हम लोग डाटा लेते हैं। और तो एक ये रिपोर्ट्स है, एक फाइनेंशियल एसेट कंपनी है जिसने ये रिपोर्ट तैयार की है, सीजल करके है, फ्यूचर इन्वेस्टर। तो वो ये बोलता है कि ये 200 साल पहले डॉलर का प्राइस $1 है, $1 था। $1 GDP भी अगर मान लें, $1 का अगर उस वक्त गोल्ड जितना मिलता था, एक शेयर था वो भी $1 का था, ठीक है। तो उसमें 200 साल में देखें अगर शेयर में ग्रोथ देखें तो ये इतना 10 लाख अराउंड इतना टाइम्स का ग्रोथ हुआ है, ठीक है। अगर GDP में देखें तो 1800 इतना का हुआ है, और गोल्ड में देखें तो 3.2 टाइम्स का ग्रोथ हुआ है, और डॉलर तो डिप्रिसिएट किया है। तो इससे ये शो कर रहा है कि आपका स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। जैसे यहाँ दिया है 6.7% से ये बढ़ा है GDP, जबकि 5 से बढ़ा है, और रियल GDP 3.6 से बढ़ा है, बॉन्ड 3.2 से, बिल इतना, गोल्ड 0.5% से, और डॉलर 1.4% से डिक्रीज किया है। तो ये भी शो कर रहा है नेशनल जो डेवलप कंट्री है, ये अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज का डाटा है, जो स्टॉक इतना रिटर्न कोई असेट क्लास में नहीं है। ये सारे असेट क्लास आते हैं, रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, डॉलर हो गया, बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो डॉलर हैज़ लॉस्ट 95% वैल्यू ओवर लास्ट 200 ईयर, gold has gained 3 times its value over 200 year, and bills इतना, bond 600, and stock 10 लाख times in 200 year में। तो देखिए स्टॉक का रिटर्न कितना है। वॉरेन बफेट यहाँ कहते हैं कि इफ यू डोंट फाइंड द वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है जो आपका मनी जनरेट करे, आपके लिए अर्निंग का सोर्स हो, जो आप सोए हैं तब भी, तो आपको तो काम करना ही पड़ेगा। नौकरी में कितना है, नौकरी में उतना ही मिलता है जितना से आपका खर्चा चल जाए। तो इसलिए पैसिव इनकम बहुत ही ज़रूरी है। बेनिफिट ऑफ इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, ठीक है। तो वी कैन वर्क एज ए पार्ट टाइम, इसमें पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। आप जॉब कर रहे हैं, हम सारे जॉब करने वाले लोग हैं, तो थोड़ा सा भी टाइम, आधा घंटा भी दे दिए तभी आपका काम चल सकता है। आज के दौर में इंटरनेट बहुत आगे निकल चुका है, तो डिजिटल ईरा है जिसमें मोबाइल से ऐप है, ऐप के थ्रू आप कहीं भी, जितना व्हाट्सअप चेक करने में टाइम लगता है उससे कम टाइम में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पार्ट टाइम आप कर सकते हैं। मिनिमम कैपिटल भी चाहिए इसके लिए, और इसमें हलाल अर्निंग भी कर सकते हैं। और कीप योर मनी एज ए लिक्विडिटी। जैसे लिक्विडिटी क्या हुआ है कि जैसे बैंक में आप जो पैसा कैश रखते हैं तो लिक्विड अमाउंट है। क्यों लिक्विड अमाउंट है कि कभी भी ज़रूरत हुआ, कोई इमरजेंसी हुआ तो आप जाते हैं निकाल लेते हैं। और वही आप कोई घर खरीदे हुए हैं तो उसको तो बेचने में आपको टाइम लगेगा ना, ठीक है, बेचने में टाइम लगेगा, तो वो लिक्विड मनी नहीं हुआ। लेकिन शेयर क्या है कि शेयर है कि आप रखे हुए हैं
ठीक है, आप चाहें तो उसको बेचें, आज बेचें कल तक पैसा आ जाएगा आपके अकाउंट में, तो ये भी लिक्विड मनी है। ठीक है, तो बैंक से अच्छा है कि आप शेयर मार्केट में निवेश करें, जब ज़रूरत हो आप यूज़ कर सकते हैं, फिर आपके पास पैसा हो फिर डाल सकते हैं। देयर इज़ नो रिटायरमेंट, इसमें कोई रिटायरमेंट नहीं है, आप सीखते जाएं, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होगा। और यहाँ तक कि आप सिर्फ मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तब तक आप लेटे हुए हैं तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ईजी टू मैनेज, ऑनलाइन कहीं से भी आप मैनेज कर सकते हैं, पूरी दुनिया से कहीं से भी मैनेज कर सकते हैं। कंट्रोल इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन आपका 6 से 7% है और इसमें लगभग आपको 15 से 20% का इसमें आपको मिलेगा, तो 6% से एबव है, 6% से अगर एबव है तो आपका ग्रोथ होना है, क्योंकि आपका वैल्यू बढ़ेगा, घटेगा नहीं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग है इसका बेनिफिट। अब इसको समझने के लिए हम आगे चलते हैं, लेकिन अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ गए तो 50% फाइनेंशियल लिटरेसी आप समझ गए। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक डाटा यहाँ पे है जो 90 मिलियन 9 करोड़, यानी इतना करोड़ डीमेट अकाउंट है इंडिया में, इतने लोग इन्वेस्टर हैं। ठीक है, और जो इंडिया के पॉपुलेशन का 3.1% है, जबकि यूएसए में 55% लोग इन्वेस्ट करते हैं और 13% इन चाइना। इंडिया में 31% लोग इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, ये जो फंड मैनेजर होता है वो करता है, ये पैसा अपना मंथली दे देते हैं। और 10% लोग इक्विटीज़ में करते हैं, तो इक्विटी में थोड़ा सा रिस्क है लेकिन रिवार्ड भी उतना ही ज़्यादा है। और म्यूचुअल फंड में रिस्क कम है तो रिवार्ड भी कम है। ठीक है,